प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जो वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं, इस वीडियो में आज हम लोग करेंगे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2017 की मुख्य परीक्षा के समान अध्ययन के पेपर का विश्लेषण करेंगे, जहां से हमें पहचानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमारे प्रश्न कैसे आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी श्रृंखला को आप पूरा देखेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो प्राचीन भारत के इतिहास से है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको दिया गया है हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी, एन जी मजूमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी तथा बीबी लाल। तो यहाँ पे इनको मिलाना होगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे आएंगे और यहाँ एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो दी गई सूचियां हैं, एक सेकेंड, जो दी गई सूचियां हैं, इस सूचियों में अगर आप देखेंगे हड़प्पा जो है दयाराम साहनी से संबंधित है। ठीक है, एक दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी? 1923 से लेकर के 1925 ईस्वी के बीच में। हस्तिनापुर बीबी लाल से संबंधित है, 1950 से 52। तक्षशिला जॉन मार्शल, ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं। और कौशाम्बी एन जी मजूमदार 1936-37 से। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन ऐसा है जो सुमेलित नहीं, उसका आपको आंसर बताना है। तो जब यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे कौशल जो है अहिच्छत्र की यानी कौशल की राजधानी अहिच्छत्र नहीं थी। बाकी सबकी चंपा अंग की राजधानी चंपा थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। जो 16 जनपद थे उसमें से दिया गया है। तो अहिच्छत्र जो है कौशल की राजधानी नहीं था। कौशल की राजधानी, अहिच्छत्र किसकी राजधानी? पांचाल की राजधानी है। अहिच्छत्र किसकी राजधानी? पांचाल की राजधानी। और कौशल जो आज का अयोध्या का क्षेत्र है उसे कौशल क्षेत्र कहा जाता था। और ठीक है, उसकी राजधानी कहाँ थी? कौशल क्षेत्र की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। कहाँ पे थी? श्रावस्ती थी। तो आपका आंसर सही होगा कौन सा? बी। कौन सा सही होगा? बी। आगे बढ़ जाए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? कह रहा है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो आप जानते हैं रिजपालिका नदी के तट पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो क्या कहलाते? केवलिन कहलाते। क्या कहलाते? केवलिन कहलाते। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको क्या कहा जाता था? केवलिन कहा जाता था। एक सेकेंड, हाँ आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका आएगा मौर्य और मौर्योत्तर काल से है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सूची को सुमेलित करना है। 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसे सुमेलित कर देना है। ठीक है, और सही उत्तर का चयन करना है। तो डायरेक्ट इसके डिस्क्रिप्शन पे आते हैं जहाँ से हम इन चीज़ों को अलग कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लें, डेमेट्रियस हिंदू यूनानी शासक रहा है। डेमेट्रियस जो है हिंद यूनानी शासक रहा है। तो पहला तो आपको मिल जाएगा डेमेट्रियस जो है हिंद यूनानी शासक रहा। हो सकता है एक नंबर में सीधे सीधे पूछ ले, तो आपको ये चीज़ें याद करनी होगी। अब धीरे धीरे याद करते चलिए। रुद्रदामन प्रसिद्ध शक शासक था। रुद्रदामन अगर आप ऐसे दे दिया कि रुद्रदामन किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे शक शासक से संबंधित है। पश्चिमोत्तर भारत में विकसित पल्लव वंश का विख्यात शासक गोल्डो फर्नीज था। कौन था? गोंडो फर्नीज था, सॉरी गोंडो फर्नीज था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और बिम कड़फिसेस जो था एक कुषाण वंश का संबंधित शासक है या कुषाण वंश से संबंधित शासक है। तो इस प्रकार से इसको फिर से एक बार देखेंगे। डेमेट्रियस जो है हिंद यूनानी शासक रहा है। रुद्रदामन प्रसिद्ध शक शासक है। पश्चिमोत्तर भारत में विकसित पल्लव वंश का विख्यात शासक गोंडो फर्नीज था। और बिम कड़फिसेस जो है कुषाण वंश से संबंधित शासक है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नहीं, यहाँ दिए गए नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो उसको आपको बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण दे रहा है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, 4 कूट दिए गए हैं। तो आपका स्पष्ट आंसर कौन होता है? ए होता है, जिसमें कहा गया ए तथा आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। यानी सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक भाषाओं और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सातवाहन के जो राजा थे उन्होंने संस्कृत के साथ साथ लोक भाषाओं को भी अपनाने का कार्य किया था। इसलिए पहला आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। सातवाहन
सातवाहन की राजभाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। याद रखिएगा, सातवाहन राजाओं की जो भाषा थी वो क्या थी? राजभाषा प्राकृतिक थी। अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा सातवाहन राजाओं की भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। आगे बढ़ जाए। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, कह रहा गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसे क्या कहा जाता था? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। तो आप कहेंगे गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। क्या कहते थे? दिनार कहते थे। तो आगे इसके इतिहास के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। गुप्त शासकों का युग सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। सिक्कों के इतिहास का क्या कहलाता है? स्वर्ण युग कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले सिक्कों के इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे गुप्त शासकों के काल का जो वक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिक्कों के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। इसके साथ ही इस युग में सिक्के कलात्मक सौंदर्य और विविधता की दृष्टि से भी बेजोड़ कहे जाते हैं। गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्रा को दिनार तथा चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। याद रखिएगा, जो चांदी का सिक्का होता है उसे रूपक और जो सोने का सिक्का था उसे क्या कहा जाता है? तो सोने के सिक्के को दिनार, जो स्वर्ण मुद्रा थी उसे क्या कहते हैं? दिनार कहते हैं। जो चांदी की मुद्राएं थी उसे रूपक कहा जाता था। याद रखेंगे, याद रखिए कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार तथा चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मुद्रा को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था या कहलाते थे। ठीक है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम, पूछ रहा है चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था, जिसका उपनाम क्या था? विक्रमादित्य था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिसे कि रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। और एक किसके द्वारा जारी किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ जाए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके उसके कोड की व्याख्या करना है। तो यहाँ पे हम जो चीजें दी गई इसको यहीं पे छोड़ करके डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। हम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी मैच किया हुआ है और आप यहाँ पे एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो पेपर है इसका पीडीएफ आपको चाहिए, तो मैं आपको बता दूं ये नंबर है 8004109989। ठीक है, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप बस इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको हम ये पीडीएफ सेंड कर देंगे। व्हाट्सअप करने के साथ आपको अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना होगा। ठीक है, बॉयज़ गर्ल किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप नंबर से आपने व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका नंबर सुरक्षित रहेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि यहाँ पे हम इसलिए चले जा रहे हैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और हम जो 120 क्वेश्चन है यहाँ पे उसे टाइम से पूरा कर लें, ज़्यादा वक्त ना गुजरे, क्योंकि वक्त इस समय आपका बहुत कीमती है। 20 सितंबर को पेपर है, तो उसके ध्येय में रख करके ज़्यादा वक्त गंवाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा है यहाँ डिस्क्रिप्शन पे आएंगे तो आपको मिलेगा चंदावर, जिसे चंद्रवाड़ का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में कन्नौज, नरेश जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। एक एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा। चंदावर चंद्रवाड़ का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में कन्नौज, नरेश जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। ठीक है, 1398 में तैमूर ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। तब तुगलक साम्राज्य पतनोन्मुख था और नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक शासक के रूप में सत्ता के केंद्र में था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में दक्षिण के सुल्तानों के संग तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में घाघरा नदी के तट पर बाबर तथा अफगानों के मध्य हुआ था। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा युद्ध है? तो यहाँ देखिए आपका चंद्रवाड़ का युद्ध है, तैमूर का आक्रमण है, तालीकोटा का युद्ध है और घाघरा का युद्ध है। तो अब यहाँ पर अगर आप इसका आंसर देखते हैं, चंद्रवाड़ का युद्ध कब हुआ था? 1194, जैसा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया। उसके बाद तैमूर का आक्रमण हुआ था। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध आपका हुआ 1565 में, जबकि 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं 2017 के मेंस एग्जाम में। कह रहा वल्लभाचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य और शंकर जो है ये किससे संबंधित है? तो दैत्यवाद है, पुष्टि मार्ग है, विशिष्टा दैत्य है और अदैत्यवाद है। तो चलिए एक एक करके इनको मैच कराते हैं। वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग से संबंधित है। वल्लभाचार्य किससे संबंधित है? पुष्टि मार्ग से संबंधित है।
रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, मध्वाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है और शंकर अद्वैतवाद से संबंधित है। प्रिय मित्रों, जितने आपके इस तरह से मैच वाले प्रश्न हैं इन्हें आप एक जगह अलग कर लीजिए। हालांकि हम आपको अलग करके बताएंगे, मैच वाले सभी प्रश्नों को हम अलग कर देंगे, हिस्ट्री के सभी प्रश्नों को अलग कर देंगे, ज्योग्राफी के सभी प्रश्नों को अलग कर देंगे, संविधान के सभी प्रश्नों को अलग कर देंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल के जितने प्रश्न आए उसको हम मैच के सभी प्रश्नों को हल करके आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे। हमने एक श्रृंखला उत्तर प्रदेश में अभी तक के आए हुए सभी मैच के प्रश्नों को अलग करके आपको एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराया है। जो लोग नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आर ओ की एक प्लेलिस्ट है, ऊपर पहली प्लेलिस्ट है आर ओ की। तो जैसे आर ओ की प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो उसमें आप नीचे जाएंगे तो उसमें कई प्रकार की वीडियो हैं आपके आर ओ से संबंधित। लेकिन जैसे ही नीचे जाएंगे उसमें आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के क्या कहते हैं इसके मैच के आए हुए सभी प्रश्न जो अभी तक पूछे गए थे पीसीएस में, वो सभी पूछे गए हैं। यहाँ पे आपसे बता दिए जाएंगे जो किस में पूछे गए हैं। तो क्या कहते हैं, तो हम समीक्षा अधिकारी में पूछे गए सभी प्रश्नों को भी हम आपको करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, तो आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, बस आगे बढ़ जाएं। मुगल साम्राज्य, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बता दीजिए बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो आप कहेंगे लेडेन और रस्किन। ठीक है, बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है जो कि तुर्की भाषा में, किस भाषा में? तुर्की भाषा में। आपसे पूछा जा सकता है बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई, तो आप कहेंगे तुर्की भाषा में लिखी गई। बाबरनामा नाम से जानी जाने वाली पुस्तक का मूल शीर्षक तुज़्क़-ए बाबरी है। क्या है? तुज़्क़-ए बाबरी, उसका नाम क्या है? बाबरनामा का जो हम लोग बाबरनामा कहते हैं उसका शुद्ध नाम क्या है? तुज़्क़-ए बाबरी है। ठीक है, 1810 में लेडेन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उनकी मृत्यु के बाद विलियम रस्किन ने अनुवाद को पूरा किया था। उनकी मृत्यु के बाद विलियम रस्किन ने क्या किया था? उसको पूरा किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? कह रहा मुगल काल में राजा बनाने वाले कौन थे? तो ये दो भाई थे, दो भाई जो हैं ये किसी को राजा बना सकते थे मुगल काल में, इनकी बहुत चलती थी। तो ये थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। हुसैन अली और अब्दुल्ला, इनकी इतनी चलती थी कि किसी को राजा बना सकते थे। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो आप कहेंगे दारा सिकोह को दिल्ली में दफनाया गया है। कहाँ पर दफनाया गया? दारा सिकोह को दिल्ली में दफनाया गया है। औरंगजेब द्वारा की गई नृशंस हत्या के बाद उसके आदेश पर दारा सिकोह का शव हुमायूं के मकबरे के पास दिल्ली में दफनाया गया। दारा सिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ और प्रिय पुत्र था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दौराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामोगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो आपको इसको सुमेलित करके बताना है, तो हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको बताते हैं। ठीक है, आंसर जो आपका सही है वो यहाँ पे है, बी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन हम चलिए व्यवस्थित करते हैं, देखते हैं क्या है। प्रसंगत घटनाओं का कालानुक्रम इस प्रकार है, जैसे कि दोहरिया का युद्ध 1532 में हुमायूं और अफगानों के मध्य हुआ था। हुमायूं और अफगानों के मध्य हुआ था, जिसमें अफगान सेनाओं की हार हुई थी। जिसमें अफगान सेनाओं की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। और सामोगढ़ का युद्ध 1658 में, सामोगढ़ का युद्ध 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसमें औरंगजेब ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आगे की जब आप श्रृंखलाएं देखेंगे ना तो ये कम से कम प्रश्न आपको हर बार रिपीट हुआ है, तो इसे हम आपके रखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में अगर आप आएंगे तो इसको आप करिए, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता है। कई बार पूछा गया है तो आप इसको याद रखेंगे। मुगल शासक औरंगजेब को उसके सुधारवादी धार्मिक प्रयासों और तार्किक धर्म पालन के आधार पर इतिहासकारों द्वारा उसे जिंदा पीर की संज्ञा से विभूषित किया गया है। प्रमुख संस्थान, संधियां, आयोग, अधिनियम। ठीक है, यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और बेबल योजना। कह रहा है इन्हें जो इनका घटनाक्रम है उस घटनाक्रम के अनुसार से इन्हें व्यवस्थित करना और सही कूट के माध्यम से इसका आंसर देना है।
तो ये प्रश्न भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला में जाएगा। जब आप श्रृंखला करेंगे, सभी प्रश्न को रिपीट करेंगे, आपको एक एक करके समस्त वीडियो रोज प्रोवाइड होंगे। तो जब आप एक एक वीडियो के माध्यम से इसको करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यह लगभग आपके 2010, 2012, 2014, 2016, 2013 और 2017 के वीडियो में कम से कम आपको ये 4 जगह मिलने वाला है और सब जगह ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसे एकदम रट डालिए, आपकी कार्यक्रम और समय वक्त क्या है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928, कॉपी पे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगस्त प्रस्ताव, एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 और बेबल योजना 14 जून 1945। फिर से देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट 28, अगस्त प्रस्ताव 40, क्रिप्स मिशन 42, बेबल योजना 45, ठीक है। नीचे कुछ क्या दिए गए हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का आपको क्या करना है, चयन करना है कि राजनीतिक दल और उनके गठन का वर्ष क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी और AIADMK की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके कालक्रम को देखते हैं। तो इनका कालक्रम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा कि आप जानते हैं 1885 में इनकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कई बार पूछा गया है कि इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इनके सचिव कौन थे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। इनका जो है 5वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ प्रश्न जरूर पढ़ लीजिए और उसके बाद यहाँ पे जनसंघ और ये बीजेपी से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ लीजिए जो उससे रिलेटेड है, वहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि हम आपको करवाएंगे, लेकिन आप सब कुछ हम ही पे मत छोड़ दीजिए, कुछ आप करते रहिए, थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग रहेगा तो और अच्छा लगेगा। और आप रिस्पॉन्ड जरूर करते रहिए, मैसेज यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट करते रहिए और मैसेज करके बताते रहिए कि आपको कैसा लगा, तो हमारी एनर्जी थोड़ी सी बूस्ट हो जाती है, काम करने में मज़ा आता है। भारतीय जनसंघ 1951, भारतीय साम्यवादी दल 1925 और AIADMK 1972, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? याद करिए 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि जो चाय और चीन के साथ व्यापार है इस पे आपका एकाधिकार रहेगा ब्रिटिश कंपनी का, बाकी भारत या किसी देश के साथ जो है और भी कंपनियां व्यापार कर सकती हैं, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ेंगे तो आपका है कि स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो इससे संबंधित आप प्रश्न करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो अगला प्रश्न आपका है, ठीक है। बीच बीच में लोग कॉल करते रहते हैं इसलिए हमने जो है उसको फ्लाइंग मोड में डाला है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, तो चलिए यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। आप भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब काम के वक्त होता है तो उस समय आपका नंबर जो होता है वहाँ पे वो हम उस समय क्या कर देते हैं, फ्लाइंग मोड में कर देते हैं। और यहाँ पे हमने आज फ्लाइंग मोड करना भूल गए थे, जिसकी वजह से बीच में कॉल आ गई। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है सब। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर के माध्यम से आपको बताना है। BD सावरकर, RC मजूमदार, SB चौधरी और अशोक मेहता, ये 4 इतिहासकार हैं और इनके पुस्तक के शीर्षक का नाम आपको बताना है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, उसका शीर्षक क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में आते हैं, वक्त नहीं गंवाएंगे। BD सावरकर जो है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इनकी पुस्तक का नाम है, BD सावरकर के इतिहासकार हैं द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। RC मजूमदार द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट 1857। और आगे बढ़ जाते हैं। SB चौधरी सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-64 और अशोक मेहता का है द ग्रेट रिवेलियन। ये 4 पुस्तक हैं और 4 लेखक हैं, इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। प्री में तो नहीं पूछा गया है कभी, लेकिन मेंस का पेपर है तो इसमें ये पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हो सकता है आप पूछ ही ले। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहा है कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो लाहौर प्रस्ताव, फजल उल हक, पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहदी, जनता की योजना विनोबा भावे और गांधीयन प्लान SB अग्रवाल। तो यहाँ पे देखिए C आपका आंसर है जो कि सुमेलित नहीं है, यहाँ पे C ऑप्शन को कह रहा है सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं।
पीपुल्स प्लान अर्थात जनता की योजना का प्रारूप 1945 में प्रमुख विचारक मानवेंद्र नाथ राय ने प्रस्तुत किया था, जो कि यहाँ पे विनोबा भावे दिया है तो ये गलत है, मानवेंद्र नाथ राय ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, पीपल्स प्लान या जनता की योजना जो है किससे संबंधित है, मानवेंद्र नाथ राय से संबंधित है। ठीक है, जबकि विनोबा भावे सत्याग्रह से संबंधित है, भूदान आंदोलन से संबंधित है विनोबा भावे। लाहौर प्रस्ताव 1940 ईस्वी में फजल उल हक द्वारा, पीरपुर रिपोर्ट 1938 ईस्वी में सईद मोहम्मद मेहदी द्वारा तथा गांधीयन प्लान 1944 ईस्वी में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि सही है। आगे बढ़ जाते हैं। कथन एक पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। कारण बता रहा है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गईं, जिसके लिए सदस्यों का पृथक चुनाव निर्वाचन मंडलों से होता था। तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे आप कहेंगे ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी ए जो है आर जो है सही ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, भूगोल से देखते हैं, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। 20वां प्रश्न आपका है और आज हम लोग टोटल इसके 100 प्रश्न करेंगे। 120 प्रश्न होते हैं मेंस में, लेकिन यहाँ पे हम लोग 100 प्रश्न इसीलिए करेंगे क्योंकि 20 प्रश्न आपके करंट के हैं जो वो निकाल दिए गए हैं। तो आप जान सकते हैं करंट की महत्ता कितनी है और करंट की श्रृंखला भी आपकी होनी अभी बाकी है। वक्त बहुत कम है, आप साथ देते रहिए, जल्दी जल्दी सारे काम हम लोग करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? यहाँ पे 4 नदी दी गई हैं और पूछ रहा है सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है। तो यहाँ की चारों नदियों के आधार पे सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? सोन नदी का है। और सोन नदी आपको बताना नहीं होगा, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। आप जानते हैं कि अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके गंगा नदी में मिल जाती है। तो देखते हैं इसके व्याख्या को। विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी कहाँ से निकलती? देखिए, अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पूर्व और मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आप जानते हैं सोन नदी है, उसी नाते उसका नाम सोन नदी रखा गया। सोन नदी से बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। वनास, गोपद, रिहंद नदी के बाद में भी आप पढ़े होंगे, रिहंद बांध है उस पर, ठीक है, जहाँ से बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, कुल्हड़ आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। मलमपुच्छा बांध किस नदी पर है? तो मलमपुच्छा बांध मलमपुच्छा नदी पर है। ये कहाँ पे है? मलमपुच्छा नदी केरल में है। केरल में ये नदी है आपकी। ठीक है, आगे केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी भरतपुच्छा की सहायक नदी है। जो मलमपुच्छा नदी है, केरल की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो वो सहायक नदी भरतपुच्छा की सहायक नदी कौन है? मलमपुच्छा नदी है। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार नदी पे। और पेरियार नदी भी कहाँ की है? केरल की नदी है। पेरियार नदी कहाँ है? केरल के इडुक्की जिले में स्थित चेरुथानी बांध एक प्रसिद्ध बांध है। यह बांध चेरुथानी नदी पर बनाया गया है, जो पेरियार नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इस बांध से जल विद्युत शक्ति बनती है। इससे आसपास के स्थानों को विद्युत आपूर्ति होती है। आगे बढ़ जाए। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। कह रहा है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, किस पे स्थित है? तो ये आपको बताना। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है तो आप कहेंगे बस्तर में। किस पे स्थित है? बस्तर में। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे? चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह जगदलपुर में के पश्चिम में स्थित प्राकृतिक जलप्रपात है। यह जगदलपुर के पश्चिम में स्थित प्राकृतिक जलप्रपात है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो पश्चिमी घाट के संबंध में आपको निम्न कथनों पर बताना है। यह एक भ्रंशोत पर्वत है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो आप कहेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है आपके। ठीक है, मानसून है, वन है, मिट्टी है, सिंचाई परियोजना, कृषि इत्यादि से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, निम्नलिखित में से सही युग्मों में कौन सुमेलित नहीं? आपको बताना कौन सुमेलित नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे दिया गया जूट, एक सेकेंड, जूट, चाय, गन्ना और रबड़। तो आपको बताना कौन सुमेलित नहीं, उसके बारे में आपको आंसर करना है जो सुमेलित नहीं है। तो चलिए बताइए। जूट यहाँ पे, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे रबड़ जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं। रबड़ जो है हिमाचल प्रदेश का जो है ये संबंधित नहीं है। रबड़ के वृक्ष हिमालय
पर्वत में नहीं अपितु भूमध्य रेखीय वनों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय वनों में पाए जाते हैं तथा इन क्षेत्रों के दूध जिसे लेटेक्स कहते हैं, जिससे रबड़ तैयार किया जाता है, भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक उत्पादित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जूट आपका पश्चिम बंगाल सही है, चाय असम सही है, गन्ना उत्तर प्रदेश सही है, लेकिन रबड़ ये आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? रोपाई करने का मतलब पहले उसके बीज को पैदा किया जाता है, जब पौधा उग जाता है तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यहाँ रोपाई का काम यहाँ पे जो फसल दी गई धान में किया जाता है। धान आप जानते हैं खरीफ फसल है। आपके यहाँ ऋतुओं के हिसाब से दो तरह की फसलें बोई जाती हैं, खरीफ फसल और रबी की फसल। रबी की फसल में गेहूँ, मक्का, सरसों, मटर, चना इत्यादि आते हैं, जबकि रबी की फसल में आपकी, एक सेकंड माफ करिएगा, खरीफ फसल में आपके धान, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सभी किस में आते हैं? खरीफ की फसल में आते हैं, बरसात के दिनों में बोए जाते हैं। और रबी की फसल में जो आपका आता है वो गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों, ये सब किस में आते हैं? रबी की फसल में आते हैं और ये ठंडी के दिनों में बोए जाते हैं। आगे बढ़ जाएं। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना स्थित है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो आप जानते हैं मसाले के लिए केरल प्रसिद्ध है और काली मिर्च और इलायची का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। ठीक है, जल शक्ति। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे चार चीजें दी गई हैं और आपसे पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा, नहीं वाले प्रश्न को गौर किया करिए। सोना, कोलार, कोयला, झरिया और लौह अयस्क, गुंटूर, हीरा पन्ना। तो यहाँ पे लौह अयस्क, गुंटूर आपने पढ़ा, एक गाना बहुत पहले आया था, फेंक दिए थरिया बलम गए झरिया, भोजपुरी का गाना था। तो वहाँ पे झरिया में कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। लोहा कोलार के खान से पाया जाता है, ये भी आपका सही। हीरा पन्ना की खान से पाया जाता है, ये भी सही है। लोहा गंटूर ये आपका गलत है। ठीक है, सोना कोलार में, कोयला झरिया में तथा हीरा पन्ना में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उड़ीसा का बोनोई है। क्योंझोर आपका बहुत फेमस है, वहाँ से एक चंद्राणी मुर्मू जो 25 साल की विधायक बनी है 17वीं लोकसभा में, विधायक नहीं सांसद बनी, माफ़ करिएगा, सॉरी, चंद्राणी मुर्मू जो है एक क्योंझोर उड़ीसा से, ठीक है, ये आपकी सांसद बनी है सबसे कम उम्र में, 25 साल की उम्र में ये सांसद बनी है। लोकसभा जाने वाली 17वीं लोकसभा में चुनी गई हैं, तो सबसे कम उम्र की हैं, इसलिए यहाँ से फेमस है, स्थान फेमस था, पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में। मयूरभंज है इत्यादि क्षेत्रों से आपके क्या पाए जाते हैं? कोलार यानी सोना पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाए। लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। एक मिनट, हाँ। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। ये प्रश्न देखिए आपका थोड़ा सा इसमें गलत दिया गया है, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए, इसकी व्याख्या में गलत लिखा गया है और दो बार में आपके दो चीज़ों को अलग अलग बताया गया है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए इस प्रश्न को यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कहाँ लिंगनाइट के प्रमुख भंडार नहीं? कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ लिंगनाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? लिंगनाइट के प्रमुख भंडार कहाँ पे नहीं है? तो आपसे ये बताना है, तो आप कहेंगे झारखंड में नहीं, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पांडुचेरी में लिंगनाइट के भंडार हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों में दिए गए कूट का सही उत्तर आपको बताना है। तो हीरा है, संगमरमर है, और आगे बढ़ जाएंगे तो इसका डायरेक्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया था। हीरा जो है कार्बन युक्त होता है, संगमरमर कैल्शियम युक्त होता है, रेत सिलिकॉन युक्त होती है और मणिक रूबी जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। विश्व का भूगोल आपसे प्रश्न पूछा गया विश्व के भूगोल से, तो लोमबोक जलमरुमध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? लोमबोक जलमरुमध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आप कहेंगे बाली और लोमबोक के मध्य स्थित है। किसके? बाली और लोमबोक के मध्य स्थित हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा? गर्म जलधारा, धाराओं से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, तो गर्म जलधारा कौन है? तो आप कहेंगे ब्राजील जलधारा जो है गर्म जलधारा है। ब्राजील धारा गर्म जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रभावित होती है। फाकलैंड धारा, लेब्राडोर धारा और कनारी धारा ठंडी जलधाराएं हैं। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 4 फसलें दी गई हैं और उनके निर्यातक देश दिए गए हैं, तो चलिए डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं डायरेक्ट।
चांड जो है पेट्रोलियम का निर्यात करता है, नाइजर यूरेनियम का, रवांडा कहवा कॉफी का और बेनिन कपास के। पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश बताना। पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश आपके कौन है? सऊदी अरब। पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन है? तो सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है, कॉफी उत्पादक देश सबसे ज्यादा कौन है? तो ब्राजील है। कॉफी उत्पादक देश कौन है? ब्राजील है। सबसे ज्यादा ब्राजील में, वियतनाम में, कोलंबिया में और फिर इंडोनेशिया में पाया जाता है। आप जानते हैं कॉफी जो क्या है, एक सदाबहारी उष्णकटिबंधीय सदाबहारी झाड़ियां हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? कह रहा रूस के प्रमुख संसाधनों में से कौन सा नहीं है? तो कोयला, लौह अयस्क और उसके बाद हीरा, यूरेनियम। तो आप कहेंगे यूरेनियम जो है रूस के प्रमुख अयस्कों में से नहीं है, बाकी तीनों रूस के प्रमुख अयस्कों में से आते हैं। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? कह रहा कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बैकाल रसियन फेडरेशन, मलावी एशिया, कैस्पियन सागर एशिया यूरोप और तंगानिका अफ्रीका। तो यहाँ पे इसको मैच कराना है तो आप कहेंगे बैकाल रसियन फेडरेशन सही है, मलावी अफ्रीका, कैस्पियन सागर आपकी एशिया यूरोप और यहाँ पे तंगानिका अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। जनसंख्या और नगरीकरण से प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो यहाँ पे भी पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? कह रहा किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, आपको ये बताना है किस प्रदेश की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ कितना है? 46 से 46 है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। और पूरे भारत का अगर 2011 की जनगणना देखते हैं तो उल्लेखनीय है कि पूरे भारत की जनसंख्या घनत्व जो है कितना? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो आप कहेंगे मंगोलिया में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। मंगोलिया में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। मंगोलिया सर्वाधिक कम जनघनत्व के प्रथम स्थान पर है। यहाँ जनघनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सऊदी अरब के लिए जनघनत्व का आंकड़ा 16 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। अफगानिस्तान 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और इराक में 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का उम्मीद है, तो कितनी हो जाएगी? 575 मिलियन हो जाएगी। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? कह रहा किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? दादर और नगर की हवेली की साक्षरता दर न्यूनतम है। लेकिन अब ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है, हालांकि इस प्रश्न का आंसर यही होगा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की साक्षरता दर कम हो जाएगी। सबसे कम कहाँ की? जम्मू कश्मीर की साक्षरता दर आएगी। अब जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो सजग रहिएगा। एक सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट में इसका हो जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली है, जिसकी है क्या है? 76.2% है। पांडुचेरी 85.8, चंडीगढ़ 86%, दिल्ली 86.2%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 86.6% और दमन और द्वीप 87.1%, जबकि लक्षद्वीप 91.9% है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर अब डाल देता है प्रश्न में तो आप जम्मू कश्मीर लगाएंगे। साक्षरता दर जम्मू कश्मीर की कम है, इनकी तुलना में शायद 63% है, बहुत एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन 63 कुछ परसेंट है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो आप कहेंगे दमन और दीव का लिंग अनुपात सबसे न्यूनतम है। जनसंख्या और नगरीकरण से जितने प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जितने प्रश्न पूछे गए, इसका एक अलग से मास्टर वीडियो आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश से जितने प्रश्न पूछे गए उसका एक अलग से आपको मास्टर वीडियो मिलेगा। भारत के भूगोल से जितना मैच के प्रश्न पूछे उसका एक आपसे मास्टर वीडियो मिलेगा। यानी हर एक प्रकार के आपके मास्टर वीडियो अलग अलग मिलेंगे। बहरहाल हम सभी प्रश्नों को अभी सॉल्व कर रहे हैं आपको, इसीलिए हम बहुत कम फैक्ट के साथ चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी टाइम को मैनेज करिए और आप पूरे चीज़ों को गौर से सुनते और देखते चले जाइए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। कह रहा भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध देने से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां पाई जाती हैं। विधानमंडल मंत्रिपरिषद
ठीक है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा के प्रथम बार पारित कर दिया गया हो, विधान परिषद में कितने माह तक रोका जा सकता है, कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो आप कहेंगे कि यह कितने माह तक पड़ा रह सकता है? 3 माह तक, उसे 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता है उसे, ठीक है। और ये कहाँ पे लिखा गया? 197 एक खाक में इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? कह रहा है अनुच्छेद कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो आपको मत देने का अधिकार प्रदान करता है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 326 के तहत हमको ये अधिकार मिलता है कि 18 साल से ऊपर के जो एज के लोग हैं वो अपने मत का प्रावधान कर सकते हैं। आपको ये बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा, आप कमेंट करके बताएं। आपकी तैयारी हो रही है तो आप तो इतना बता ही सकते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार की एज जो है 21 साल से घटा करके मत देने का अधिकार जो है 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई थी। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने। पीके थुंगन, अशोक मेहता, BR मेहता और एम सिंधवी, ठीक है। पीके मेहता 1998, अशोक मेहता 1977, BR मेहता 1957, LB सिंधवी 1986। उल्लेखनीय कि BR मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। BR मेहता को पंचायती राज्य का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, पंचायती राज्य का जनक किसे कहा जाता है? BR मेहता को कहा जाता है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था पंचायती राज? तो इसे आपको बताना है और आप कहेंगे एम के गांधी। आगे बढ़ जाते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो बिक्री कीमत में वृद्धि करके, बिक्री मिश्रण को बदलना और परिवर्तनशील लागत को कम करना और उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं। गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है, जिसके बारे में आपको बताना है। किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा परिवहन के साधनों की कम संख्या। परिवहन के साधनों की कम संख्या को आप गरीबी का सूचक नहीं समझ सकते हैं। कृषि उद्योग और व्यापार, कृषि उद्योग और व्यापार की बात करेंगे। परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? परिवहन संचार और वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली से संबंधित प्रश्न आपको बताने हैं। यहाँ पे वित्तीय संबंध आयात कर आपको बताना है किससे संबंधित? व्यापार की मात्रा को घटाता है। व्यापार की मात्रा को क्या करता है? घटाता है। उसके बाद भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। तो आप कहेंगे 1994 में। कब बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है आपसे पूछा जाता है। जीएसटी तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? कह रहा है मुद्रा और वित्तीय मामले में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार कौन है? तो आप कह देंगे RBI। कौन है? RBI है। कौन है? RBI है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो उरुग्वे दौर जो है आपका WTO और गेट दोनों से संबंधित है। WTO और गेट दोनों से संबंधित है। यहाँ पे इसकी व्याख्या जानना जरूरी है, तो इसकी व्याख्या की तरफ हम गौर करते हैं। गेट और उरुग्वे दौर 1983 और से 1989 से 93 में विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया। 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों के मराकेश में उरुग्वे दौर 1986 से 94 के फाइनल एक्ट में अपने हस्ताक्षर किए। चलिए ठीक, छोड़ दी जानिए। निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है? किस वस्तु का निर्यात 2017 में, चूंकि उस समय 17 का पेपर था इसलिए उसमें पूछ लिया गया है, तो आपसे हो सकता है 20 में पूछ ले। तो आप किसको बताएंगे? अभियांत्रिकी वस्तुएं, ठीक। शुद्ध निर्यात बराबर होता है किसके बराबर होता है? शुद्ध निर्यात तो आप कहेंगे निर्यात माइनस आयात के बराबर होता है।
भौतिक विज्ञान से प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। भौतिक विज्ञान का प्रश्न आपके सामने है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? तो आप कहेंगे एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर जी वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहलाते हैं। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किससे नापी जाती है? तो आप कहेंगे आयाम से नापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किससे नापी जाती है? आयाम से नापी जाती है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता, कह रहा दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है आंख में, जब आप देखते हैं तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है? तो रेटिना से पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना से पीछे बनता है। और उसके बाद है नाभिकी ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। किसका कारक है? तो ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। किसका कारक है? ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया है था। यह नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। यह नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उल्लेखनीय कि न्यूटन ने गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसमें प्रथम जड़त्व का नियम, द्वितीय है संवेग का नियम और तृतीय है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता? कह रहा है किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो विकिरण के लिए, जिसे क्या कहते हैं आप? रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि कंडक्शन और कन्वेंशन यानी दोनों के लिए, चालन और संवहन दोनों के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। चालन के लिए जो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है वो सॉलिड होती है, जबकि संवहन के लिए जो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है वो लिक्विड और गैस दोनों में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ विकिरण के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है सामान्य विज्ञान से। इसमें मूलभूत कण कौन है? इसमें मूलभूत कण कौन है? यहाँ पे 4 कण दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इसमें मूलभूत कण कौन है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसान और क्वार्क। तो यहाँ मूलभूत कण कौन है? तो 4 कण में से आपको बताना है कि 4 कण कौन है। चारों कण में से कौन मूलभूत कण है? तो आप कहेंगे क्वार्क जो है यहाँ पे मूलभूत कण में आता है। विकल्प में दिए गए कणों में क्वार्क मूलभूत कण है। क्वार्क पदार्थ कणों का एक मूलभूत प्रकार है। इसे और तोड़ा नहीं जा सकता है। अधिकतर पदार्थ जो हम अपने आसपास देखते हैं वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निर्मित है और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके बने होते हैं? क्वार्क के बने होते हैं। तो ठीक है, पाई मोसान की खोज एच युकावा ने की थी। यह एक अस्थायी मूलकण है। भूतपूर्ण कणों के 2 वर्ग हैं, जिसमें क्वार्क और लेप्टॉन कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु, कह रहा है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील के बर्तन आपके घर पे होंगे तो यह एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तो इसमें आपको बताना है इसमें लोहे के साथ क्या और मिलाया जाता है? तो लोहे के साथ इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। नाभिक के आकार की कोट निम्नलिखित में से होती है। तो नाभिक के आकार की कोट क्या होती है? 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? कह रहा है कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, उसके बारे में बताना है। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है कौन? ऐसा है जो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पे चारों के लिए लिखा गया है। फेरिक ऑक्साइड जो भूरा रंग प्रदान करता है, क्रोमिक ऑक्साइड हरा रंग प्रदान करता है, कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग प्रदान करता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फाइड चटक लाल रंग देते हैं, जबकि कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा और पीला रंग प्रदान करता है। नींबू जैसा पीला रंग प्रदान करता है। वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं? कह रहा विषाणु जनित यानी वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है। तो आपको बताना वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है। तो यहाँ पे टीबी जो है ये आपकी बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, जिसका नाम क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है टीबी। और टीबी में आप जानते हैं इसमें एक ट्यूबरकुलिन नामक एक जो है पॉइजनस पदार्थ पाया जाता है, जो आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनने वाली विटामिन का नाम क्या है? विटामिन डी है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। जीवमंडल में पदार्थों के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः उसे नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो पूछ रहा है कौन सा आपका सही? तो यहाँ पर आप कहेंगे ए तो सही है, परंतु आर क्या है आपका? गलत है। आगे बढ़ जाएं।
जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? कह रहा है जैविक मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं और अजैविक जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन दोनों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? तो उत्पादक जो होते हैं वो बिचौलिया के कार्य करते हैं। ठीक है, बिचौलिया के कार्य कौन करते हैं? उत्पादक करते हैं। ठीक है, जैसे उत्पादक में कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट आते हैं। और उसके बाद आपका है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का रक्षण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो ओजोन परत का रक्षण किससे हो रहा है? तो क्षरण किससे, रक्षण नहीं क्षरण किससे हो रहा है, नुकसान किससे हो रहा है, ओजोन परत किससे टूट रही है? तो आप कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जिसे कहते हैं सीएफसी। आप कहते हैं सीएफसी के कारण जो है ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, रक्षण नहीं सॉरी क्षरण हो रहा है। क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? कह रहा है कौन ऐसा है जो हरित गृह गैस नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों वही हैं, जबकि ऑक्सीजन आपकी जो है ये क्या है? हरित गृह गैस के रूप में नहीं जानी जाती है। आगे बढ़ जाए। अगला आपका है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1992 ईस्वी में एशियाई जंगली हाथियों के वन्यजीव संरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी। यह प्रोजेक्ट मानव एवं हाथी के टकराव की कमी हेतु विभिन्न दिशा निर्देश भी जारी करता है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। तो यह आपका आंसर सही होगा, चेन्नई में। कहाँ पे की है? चेन्नई में। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए यहाँ प्रादेशिक सामान्य ज्ञान, अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको बताने हैं। लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका कथन कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है। तो देख लेते हैं पहला दूसरा कौन है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब सफेदुल्ला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुसंगठित विकास पर ध्यान दिया था। किसके बात हो रही? लखनऊ महानगर की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो आप कहेंगे थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थापित है? कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? कानपुर में स्थापित है। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आप कहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र का है। आल्हा कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और भारत के मेथा ऑयल यानी जो पेपरमेंट का तेल होता है, मेथा ऑयल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? मेथा ऑयल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो लगभग 85% है। कितना है? 85% लगभग है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? बरेली है। सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? बरेली है। सुरमा उद्योग बरेली से संबंधित है। ब्लैक पाटरी उद्योग आजमगढ़ निजामाबाद से संबंधित है। कत्था उद्योग बरेली से संबंधित है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत से संबंधित है। प्लाईवुड उद्योग कहाँ से संबंधित है? सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद, बिजनौर से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपको दिया गया सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है और दिए गए कोड का सही उत्तर आपको बताना है। तो काले मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिलते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिलते हैं? पीतल शिल्पकृत कहाँ से प्राप्त होती है और सीसा शिल्पकृत कहाँ से प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, आजमगढ़। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा। पीतल शिल्पकृत मुरादाबाद और सीसा शिल्पकृत फिरोजाबाद से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ से स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का चर्म विकास विपणन निगम कहाँ है? तो आप कहेंगे आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में है। उसके बाद तर्क शक्ति परीक्षण से आपके कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे दी गई तालिका में आपके तर्क शक्ति परीक्षण से बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा तो आप देखेंगे
तो यहाँ पे अगर आप देख लीजिए तो इसका ऑप्शन अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है कि यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में आप देखिए तो 5 का 1 में गुणा कर दिए तो 5 करने 5 हो गया, 5 में 5 का गुणा किया तो पंचम 25 हो गया, 25 में 5 का गुणा करिए तो 125 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप करेंगे दूसरे वाले में तो 3 चौक के 12 हो गया, 12 चौक 48 होगा, तो 12 चौक के क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सही है, 12 चौक के 48 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। फूल का पत्ती से वही संबंध है जो पुस्तक का संबंधित है। फूल का पत्ती से वही संबंध है जो पुस्तक का संबंधित है। किससे संबंधित है, पृष्ठों से। पुस्तक का जो संबंध पृष्ठों से वही फूल का पत्ती से संबंधित है। दिए गए विकल्प में कौन यक्ष के स्थान पर आएगा, तो दिए गए विकल्प में कौन यक्ष के स्थान पर आएगा, तो यहाँ देखिए 27 3 का क्यूब है और 31 हो गया, यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर जोड़ गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर जुड़ गया। ठीक है, 9 जोड़ देंगे 31 9 हो जाएगा कितना 40, और उसके बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर जोड़ दिए 56, 5 का स्क्वायर जोड़ दिए 81, 6 का स्क्वायर जोड़ दिए तो 117 है, और 7 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो इसमें 49 जोड़ देंगे, तो 49 जब इस यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 9 7 63 यानी 66, 166 आपका सही आंसर हो जाता है। नीचे दी गई तालिका में ए बी और सी का मान क्या होगा। नीचे दी गई तालिका में ए बी और सी का मान क्या होगा, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे ए का मान अगर 9 तो बी का मान 13 और सी का मान 11 है। ठीक है, तो इसको देखिए, चलिए हम लोग रीजनिंग वाली जब श्रृंखला अलग से करेंगे तो इसको हम अच्छे से सॉल्व करके आपको बताएंगे। यहाँ पे आंसर इसका सी दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे कैसे दिया गया तालिका में 9 + a + 12 = 30, तो यहाँ पे घटा करके देख रहा है तो उसकी वैल्यू कितना आ रही है 9 आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ जाएँ। और ए भी घड़ी का है तो घड़ी वाली सुई का इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए नहीं लगेगा। उसके बाद ये भी सॉल्व करना पड़ेगा और आगे बढ़ जाते हैं। सभी प्रश्न आपके सॉल्व करने पड़ेंगे। तो रीजनिंग की श्रृंखला को यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ विविध से प्रश्न संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, विविध से संबंधित प्रश्न आपके पूछे गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो हम लोग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में आएंगे और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित स्थानों को देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं नागालैंड 1963 में गठित हुआ था। झारखंड 2000 में झारखंड की स्थापना कब हुई थी, 2000 में, माफ करिएगा 2000 में झारखंड की स्थापना हुई थी। और उसके तेलंगाना 2014 में, सिक्किम 1975 में। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों में आयोजित होता है, महाकुंभ मेला प्रायः 12 वर्षों में आयोजित होता है। ठीक है, महाकुंभ मेला प्रायः 12 वर्षों में आयोजित होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो बंगाली जो है ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। समाचार पत्र में बंगाली किससे संबंधित है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित है। बंगवासी जो योगेंद्र नाथ बोस से संबंधित है। वंदे मातरम अरविंद घोष से। और उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष से संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी महाभाष्य पतंजलि और निरुक्त याज्ञवल्क्य कात्यायन की। और अगला है आपका स्तूप, सांची का स्तूप है। चित्रकारी बाग कनिष्क मथुरा और दशावतार मंदिर देवगढ़ में से संबंधित हैं। पूछ रहा है भारत और एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है, तो डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न आपसे बहुत जरूरी है। तो पटना में की जा रही है। ठीक है, कहाँ की जा रही है, पटना में की जा रही है। और निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया है, निम्नलिखित में से किसने अपने पहले शतक में टेस्ट नहीं बनाया है, टेस्ट में शतक नहीं बनाया है, तो कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाए हैं, तो यहाँ पे आपको दिया गया सुनील गावस्कर जो हैं ये पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाए हैं। सौरभ गांगुली, पृथ्वी शॉ और वीरेंद्र सहवाग ये तीनों ने अपने पहले टेस्ट में ही शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और उसके बाद निम्नलिखित में एक से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा, तो यहाँ पे सिंचाई जो है मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालने वाला है। और नीचे देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, कह रहा किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं, तो मध्य प्रदेश का हिस्सा सम्मिलित नहीं है, हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश सम्मिलित हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित नहीं है, बाकी आपके सभी संबंधित हैं। इंद्र प्रकाश यमजी रानाडे, उसके बाद क्या है नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक और इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पे बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेज अखबार था जो कि 1910 में सर फिरोज शाह मेहता द्वारा मुंबई में प्रकाशित किया गया था। तो इस प्रकार से मित्रों 2017 के मेंस का आपका पेपर कंप्लीट होता है, जिसमें आपके रीजनिंग के कुछ प्रश्न सॉल्व करने थे जो आपके छोड़ दिए गए हैं।
करंट की श्रृंखला के यहाँ के कुछ प्रश्न निकाल दिए गए हैं। जो करंट के 8 से 10 प्रश्न, 18 से 19 प्रश्न पूछे गए थे वो आपके निकाल दिए गए हैं, चूँकि करंट उस समय उतना पीछे का पूछा नहीं जाएगा। आपको श्रृंखला के बाद में आपको जो चीज़ें मिलने वाली हैं, मैंने आपसे बताया कि उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको एक अलग से श्रृंखला मिलेगी। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे समसामयिकी परिदृश्य की एक अलग घटना मिलेगी। सबकी एक अलग अलग श्रृंखला आपको मिलेगी मास्टर वीडियो के रूप में। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।